वो दुल्हन बनी लाल और गोल्डन लहंगे में कयामत ढा रही थी। बारात आने वाली थी और वो बहुत खुश थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो अपने दोस्त की बीवी बन जाएगी। मनाल और सरमद दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। 4 सालों से साथ पढ़ रहे थे और कुछ दिन पहले ही सरमद ने मनाल को प्रपोज किया था। ये देखकर मनाल हैरान रह गई। उसने कभी सरमद के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, मगर सरमद अच्छा लड़का था, गुड लुकिंग था। मनाल के साथ उसकी एक फॉर्मल दोस्ती रही थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि सरमद मनाल से इतनी मोहब्बत करता होगा। उसने घर आकर अपने बाबा से बात की और खुशकिस्मती से बाबा ने सरमद की फैमिली को रिश्ता लेकर आने की इजाज़त दे दी। फिर क्या था, जैसे ही सिकंदर खान को रिश्ता सही लगा, झट मंगनी और पट ब्याह तय कर दिया गया और आज उसकी शादी थी। वो भी हर आम लड़की की तरह बहुत खुश थी, मगर उसकी खुशी लम्हों में गायब हो गई। बारात तो आ चुकी थी, मगर बारात आने के बाद खान हाउस के हॉल में एक तमाशा लग चुका था। वो अपना लहंगा पांव से ऊपर उठाती हुई नीचे भागी थी। जैसे ही मनाल नीचे उतरी तो मरियम भागती हुई आई और मनाल के सीने से जा लगी। मनाल सारा मामला समझने की कोशिश कर रही थी। पास ही जोया और फरहान भी खामोशी से खड़े थे। मनाल की माँ की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी। माँ की मौत के बाद उसने ही अपनी दोनों बहनों को माँ बनकर संभाला था। 24 साल की मनाल बहुत खूबसूरत थी। उससे छोटी 22 साल की जोया थी, जिसकी कुछ महीने पहले फरहान के साथ शादी हो चुकी थी। फरहान बचपन से ही उसे मोहब्बत करता रहा था, तब से जब वो सिर्फ 9 साल की एक स्कूल स्टूडेंट थी और वो उसी स्कूल में मैट्रिक का स्टूडेंट था। वहीं उसकी जोया से मुलाकात हुई और वहीं दोस्ती। फिर सालों तक वो उससे प्यार करता रहा और फिर जोया की पढ़ाई पूरी होते ही उसने उसे अपने निकाह में लेकर अपने साथ ले गया। जोया अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। फरहान का ताल्लुक एक बहुत बड़ी फैमिली से था। वो अपने पिता का इकलौता बेटा था। उसके पापा शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मगर जोया की बचपन की ख्वाहिश पर उसने बिजनेस छोड़ दिया और अब वो एक पुलिस ऑफिसर था। सब इस तमाशे को समझने की कोशिश कर रहे थे। मरियम मनाल की बाहों में निढाल सी खड़ी थी और मनाल उसे बस खामोश कराने की कोशिश कर रही थी और ख़ुद भी थक कर चूर हो रही थी। तुम्हें किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है मरियम। मनाल ने अपने ही हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, जैसे उसे परेशान होने से रोक रही हो। आय हाय, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अगर छोटी बहन ऐसी है तो बड़ी बहन कैसी होगी। इसे इतने भी शर्म नहीं आई कि अपनी ही बहन की शादी के दिन अपने ही आशिक को बुलाकर घर के किसी कोने में मुलाकातें कर रही है। ये सरमद की माँ शाजिया बेगम थी। उन्होंने इतनी नफरत और तिरस्कार से कहा कि मरियम का दिल चाहा जमीन में धंस जाए, काश जमीन फटे और वो उसी में समा जाए। वो अहद था, उसका क्लास फेलो, जिसे मरियम ने शादी में इनवाइट किया था। वो तो बस उसके साथ किचन में खड़ा बातें कर रहा था कि मरियम का पांव फिसल गया और अहद ने उसे गिरने से बचाने के लिए उसे पकड़ लिया। बैलेंस न रख पाने की वजह से वो उसके सीने से जा टकराई और बस यही मंजर सरमद की फैमिली ने देख लिया। तभी से वो लोग मरियम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। उसने तड़पते हुए नामे सिर हिलाया। मनाल के वजूद में अचानक ही शोले से भड़क उठे। वो कहाँ अपनी बहन के खिलाफ एक भी बात बर्दाश्त कर सकती थी। बस आंटी, बहुत हो गया। आप कब से मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं और मैं आपके बड़े होने का लिहाज कर रही हूँ, मगर अब बस बहुत हो गया। खबरदार, अगर आपने मेरी बहन के किरदार पर और कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मैं आपके बड़े होने का भी लिहाज नहीं करूँगी। मनाल इतनी शिद्दत से बोली कि सबने बेइंतहा हैरानी से उस लड़की को देखा जो कुछ मिनट पहले तक अपनी शादी की खुशी में डूबी हुई थी और अब दुल्हन के ड्रेस में खड़ी, आंखों में शोले लिए सबको घूर रही थी। अस्मा के चेहरे पर जहर में डूबी मुस्कान उभर आई। वो सरमद की खाला जात थी। अरे खाला ने ऐसा भी क्या गलत कह दिया। अगर छोटी बहन ऐसी है तो बड़ी बहन कैसी होगी। अच्छा हुआ खाला कि आपको शादी से पहले ही सब कुछ पता चल गया कि आपकी होने वाली बहू और उसकी बहनें कैसी हैं। अगर शादी के बाद इस लड़की का किरदार खुलता तो फिर आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी न रहती। अस्मा ने जलती आग में और तेल डाल दिया। सिकंदर खान का सिर शर्म से झुकता चला जा रहा था। जब शाजिया बेगम ने उन्हें मुखातिब किया, आप तो बहुत कहते थे भाई साहब कि मेरी बेटियां दूध की धुली हैं, तो फिर जवाब दीजिए, यही है आपकी बेटियों का किरदार। एक अपने आशिक के साथ चुपके चुपके शादी में अय्याशियां कर रही है, तो दूसरी की जबान देखो कैसी कैंची की तरह चल रही है।
मैं इसकी होने वाली सास हूँ। इसे इतना भी लिहाज नहीं और मेरे साथ जबान दराजी कर रही है। बाबा की आंखों में न चाहते हुए भी नमी छलक पड़ी। मरियम जल्दी से मनाल की बाहों से निकलकर बाबा के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं कसम खाकर कहती हूँ बाबा, अहद सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। क्लास के बाकी दोस्तों की तरह मैंने उसे भी शादी में इनवाइट किया था। वो सिर्फ मुझे गिरने से बचा रहा था। खुदा की कसम, मैं सच कह रही हूँ। क्या आपको अपनी परवरिश पर यकीन नहीं? मैं क्यों आपके नाम और आपकी इज्जत पर दाग आने दूंगी? उसकी आंखों की सच्चाई वहाँ उस बाप बेटी ने दिल से महसूस की। उसके पापा ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए जो वो उनके सामने जोड़ चुकी थी। बस बेटा, खबरदार जो कभी आगे से मेरे सामने इस तरह हाथ जोड़े। मैं जानता हूँ तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारा किरदार कितना पाक है। मुझे इसकी सफाई किसी गैर से सुनने की ज़रूरत नहीं। इतना कहते हुए उन्होंने मरियम को अपने सीने से लगा लिया, जैसे उसका मान और बढ़ा दिया हो। मरियम एक बार फिर हिचकियों में फूट फूट कर रो पड़ी। सरमद ने एक नज़र अपनी होने वाली बीबी मनाल पर डाली और दूसरी नज़र अहद पर डाली। तुम बताओ, तुम किचन में क्या कर रहे थे? उसके लहजे में सख्ती थी। मरियम जो उम्मीद भरी नज़रों से अहद को देख रही थी, उसका जवाब सुनकर हक्का बक्का रह गई। अहद ने भी ढिठाई से खुलेआम झूठ बोल दिया कि मुझे मरियम ने ही बुलाया था। हम दोनों काफ़ी अरसे से साथ हैं। मैं इसे शादी करना चाहता था, मगर ये हर बार टाल देती थी। इसीलिए आज इससे बात करने इसके पीछे किचन में आया था। मरियम का दिल चाहा कि वो ज़मीन के अंदर गहराई तक धंसकर गायब हो जाए। वो तड़प उठी। झूठ, सब झूठ है। खुदा की कसम, ये आदमी झूठ बोल रहा है। बाबा, अहद, तुम तो मेरे दोस्त थे ना? हमारे बीच कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? वो चीख पड़ी। फिर उस पर झपटने के लिए बाबा की बाहों से निकलने को मचल उठी, मगर उसके बाबा ने उसे कसकर पकड़कर पीछे कर लिया। तुम जो कोई भी हो, अगर चाहते हो कि जिंदा सलामत वापस जाओ तो अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। सिकंदर खान इस बार इतनी शिद्दत से गरजे कि उनकी तीनों बेटियों ने साफ महसूस किया। वो आदमी एक घटिया सी मुस्कान उन सब पर उछालता हुआ वहाँ से निकल गया, मगर फरहान की निगाहें देर तक उसका पीछा करती रहीं। बस बहुत हो गया सरमद, अब यहाँ कोई शादी नहीं हो रही। मैं इस बदतमीज और बदकिरदार लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, शाजिया बेगम ने गुस्से से कहा। सरमद को उम्मीद थी कि मनाल अब माफ़ी मांगेगी, मगर मनाल की आंखों में कुछ बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उसने उसे बेयकीनी से सरमद को देखा। एक तो आप मेरी बहन की बेइज्जती कर रही हैं, उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, और फिर कह रही हैं कि मैं आपसे बदतमीजी कर रही हूँ। मनाल पहले से भी ज़्यादा आग उगलते लहजे में बोली। इस बार शाजिया बेगम के साथ साथ सरमद के माथे पर भी बलों का जाल उभर आया। मनाल, अब तुम मेरी मम्मा की इंसल्ट कर रही हो, उसने गुस्से से कहा। मनाल का दिल चाहा कि पूरी दुनिया तबाह कर दे। मैं बदतमीजी कर रही हूँ? और तुम्हारी मम्मा जो मेरी बहन और मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रही हैं, वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? मनाल का गुस्सा किसी भी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा था, और मरियम को लग रहा था ये सब उसी की वजह से हो रहा है। सरमद शुरू से मनाल को जानता था कि वो अपनी ईगो और अपने गुरूर में जीने वाली लड़की है, लेकिन उसे लगा था कि इस वाक़ये के बाद मनाल उससे माफ़ी मांग लेगी और शादी से पहले ही उसका गुरूर टूट जाएगा। मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो चुका था। वो सरमद को भी आंखें दिखा रही थी और अब सरमद के सब्र का बांध टूटने लगा। मोहब्बत एक तरफ थी, मगर आखिर वो भी एक मर्द था, और हर मर्द के लिए उसकी अना सबसे पहले होती है। जब तक तुम मेरी मामा से माफ़ी नहीं मांगोगी, हमारा निकाह नहीं होगा, वो सख्त लहजे में बोला। मनाल की आंखों में एक बार फिर बुरी तरह टूट गया कुछ। उसने एक नज़र रोती बिलखती मरियम को देखा, जो अब भी काँप रही थी। मनाल के दिल में दर्द की तीखी लहरें उठने लगीं। उसने एक नज़र अपने बाप को देखा, उसने एक नज़र अपने आप को देखा। वो लाल जोड़ा पहने दुल्हन बनी उस शख्स के सामने खड़ी थी, जिसने निकाह से ठीक पहले ही उसे उसकी औकात जता दी थी। आज वो इस शर्त पर निकाह करने को तैयार था कि वो पहले उसकी माँ से माफ़ी मांगे। और अगर मैं तुम्हारी माँ से माफ़ी ना मांगूँ तो क्या करोगे? मनाल ने बिना डरे बिना घबराए पूछा। अब सरमद को गुस्सा आ रहा था। तुम्हारी बहन ने जो किया, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा मनाल, बस तुम मेरी मामा से माफ़ी मांग लो, वो एक बार फिर उसी सख्ती से बोला। और मनाल की आंखों की लालिमा और तेज हो गई। तुम मुझे क्या रिजेक्ट करोगे सरमद? मैं खुद तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ, अपनी बहन की खातिर। मैं ऐसे 100 निकाह और ऐसी 100 शादियाँ तोड़ सकती हूँ, और जहाँ तक इस निकाह की बात है, अब मुझे ये निकाह नहीं करना।
और तुम्हारी माँ से माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं। तुम्हारी माँ ने हमारे किरदार पर कीचड़ उछाला है, तो माफ़ी उन्हें मेरी बहन से मांगनी चाहिए। मनाल आग उगलते लहजे में बोली कि मरियम की सांसें अटक गईं। उसने तड़पते हुए ना में सिर हिलाया। खुदा का वास्ता ये मत कीजिए आपी। वो जल्दी से मनाल के पास आकर उसका हाथ थाम चुकी थी। मनाल ने उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। शाजिया बेगम के जिस्म में जैसे चिंगारियां सी भड़क उठीं। ये वही लड़की थी जिसे वो अपनी बहू बनाना चाहती थीं, और वही उन्हें एक के बाद एक मात दिए जा रही थी। अब बात सीधी अना पर आ चुकी थी। अच्छा, इतना ही गुरूर है तुम्हें, तो मैं भी देखती हूँ कि कौन तुम दोनों बहनों को ब्याह कर ले जाता है। अरे अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि छोटी बहन ने बड़ी को देखकर ही सीखा होगा। पहले तो मैंने सोचा था कि चलो शायद उसकी परवरिश ही ऐसी रही हो, मगर नहीं, तुम दोनों तो एक जैसी बदकिरदार हो। वो इतनी नफरत और जहर में डूबे लहजे में बोली कि मनाल के होंठों पर एक जख्मी सी मुस्कान आ गई। बदकिरदार, ये लफ्ज़ जो मरियम के कानों में जहर की तरह घुल गया। वो तड़प उठी, मगर मनाल अजीब से सुकून में लिपटी हुई लग रही थी। आप कुछ भी समझ सकती हैं, मुझे बुरा नहीं लग रहा। अंदर से उसका दिल दोधारी तलवार से कट रहा था, मगर बाहर वो खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रही थी। उधर सरमद का गुस्से से बुरा हाल था। अच्छा, तो फिर मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें और तुम्हारी इस बद किरदार बहन को ब्याह कर ले जाता है। मैं अभी इसी वक्त इस रिश्ते को ख़त्म करता हूँ। सरमद गुस्से से कांपता हुआ घर से बाहर चला गया। उसके जाते ही शाजिया बेगम भी घर से निकल गईं। सिकंदर खान के चेहरे पर फक्र भरी मुस्कान फैल गई। मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है, और अपनी बेटियों के सिर से ऐसे 100 रिश्ते कुर्बान। वो खुलकर मुस्कुराए। अस्मा मुस्कुराते हुए मरियम को देख रही थी। छी छी मनाल, तुम तो सच में कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो। इतना अच्छा शख्स मिला था, मगर अपनी सो कॉल्ड बदकिरदार बहन की खातिर तुमने इतना अच्छा रिश्ता गवा दिया। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी, और इस बार मनाल समझ चुकी थी कि ये सारा खेल अस्मा का रचा हुआ था। वो सरमद से शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसने मनाल की कमजोरी पर वार किया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि मनाल की कमजोरी सिर्फ उसकी बहनें हैं। जोया से वो कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि वो पहले ही शादीशुदा थी, इसलिए आखिरी हथियार सिर्फ मरियम थी। मनाल 2 कदम आगे बढ़ी और अस्मा की आंखों में आंखें गाड़ कर बोली, पहली बात, मेरी बहन बदकिरदार नहीं। आइंदा मेरी बहन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल मत करना, वरना तुम्हारी जुबान गुद्दी से खींच लूँगी। और दूसरी बात, दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, मैं इस जैसे बाकी 6 पर भी लानत भेजती हूँ। अस्मा की मुस्कान सिमट गई। मनाल के होंठों पर जहर में डूबी मुस्कान उभरी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस लड़की की खातिर अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। अरे जानती भी हो, दहलीज पर आई बारात का वापस जाना क्या होता है। तुम सारी उम्र कुंवारी बैठी रह जाओगी। कोई तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं लाएगा, कोई तुम्हें अपनी इज्जत नहीं बनाएगा, और सिर्फ तुम ही नहीं, अब इस लड़की को भी कोई बिहाने नहीं आएगा। अरे मेहमानों से भरे घर में ये तमाशा। बस खबरदार, अगर तुमने एक भी लफ्ज़ मेरी बहन के खिलाफ कहा तो खुदा की कसम मैं बहुत बुरा सलूक करूंगी तुम्हारे साथ। मनाल ने अस्मा की बात बीच में काटते हुए चीख कर कहा। उसका ये जुनूनी आग उगलता रूप देखकर मरियम कांप उठी, और जैसे मनाल की इतनी सख्त बेइज्जती ने अस्मा को और भड़का दिया। ठीक कहते हैं, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए, और तुम दोनों बहनों का भी वही हाल है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखती हूँ कि कौन तुम्हें और तुम्हारी बहन को ब्याह कर ले जाएगा। इतना कहते हुए वो भी उनके घर से निकल गई। मनाल बिना कुछ कहे अपने कमरे में गायब हो गई। मरियम को लगा कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, और वह फूट फूट कर रो पड़ी। अब जोया उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, और फरहान के दिमाग में अहद घूम रहा था, वो झूठ बोलकर क्यों चला गया। अब फरहान को इसी बात का पता लगाना था। अपनी बीवी जोया में तो उसकी जान बसती थी, और वो उस पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास करता था। लेकिन मनाल और मरियम के बारे में भी वो श्योर था कि वो गलत नहीं हो सकती। दाल में कुछ तो काला जरूर था। इस हादसे को 2 महीने गुजर चुके थे। फरहान ने उसे फ़ोन किया तो वो भागता हुआ उस लोकेशन पर पहुंच गया जहां पर वो थी। ये हारून था, इंस्पेक्टर हारून, फरहान का दोस्त। 26 साल का गहरी ब्राउन आंखों वाला खूबसूरत और हैंडसम मर्द। फरहान से उसे पता चला था कि मनाल के साथ क्या हुआ था, और उसके दिल में मनाल के लिए गहरी हमदर्दी उमड़ आई थी। हारून गाड़ी से बाहर निकला। हारून को देखते ही मनाल का दिल और भी भर आया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जोया के घर ही उसकी 1-2 मुलाकात हारून से हो चुकी थी।
हारून तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। यहाँ क्या हो रहा है? उसने सख्त लहजे में सवाल किया। यकीनन कांस्टेबल उसे पहचान गए थे। सबने हारून को सैल्यूट किया था। सर, वो इतने में मनाल भी गाड़ी से उतर आई। वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि बिना कुछ कहे हारून की तरफ दौड़ी। उसके पास पहुंचते ही उसने हारून का बाजू पकड़ लिया और उसके पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। पहली बार हारून ने मनाल को इस कदर डरा सहमा देखा था। वो ऐसी तो नहीं थी, हादसों ने उसे ऐसा बना दिया था। मनाल, आर यू ओके? उसने हैरानी से मुड़कर पीछे मनाल को देखा, जो रोते हुए नाव में सिर हिला रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहते जा रहे थे। हारून के दिल में कहीं गहरी टीस उठी। ओके, रिलैक्स। उसने बेख्तियार मनाल का हाथ थाम लिया। कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो उसका हाथ दबाते हुए उसे हौसला दे रहा था और फिर गुस्से से उन लोगों की तरफ पलटा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस पर ऐसा इल्ज़ाम लगाने की? वो गुस्से से दहाड़ा। सर, ये इल्ज़ाम नहीं है। इनकी गाड़ी से किसी को हिट हुआ है। ये देखिए, गाड़ी पर निशान है और खून के छींटे भी। अभी कुछ देर पहले इसी रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें विक्टिम ऑन द स्पॉट मर गया और मुलजिम फरार हो गया। लेडी कांस्टेबल ने भी सख्ती से कहा। मनाल ने नाम में सर हिलाया। मैं नहीं जानती आप किस एक्सीडेंट की बात कर रही हैं। मेरी गाड़ी के सामने तो एक कुत्ता आ गया था और मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। वो अभी भी हॉस्पिटल में ही होगा, आप चाहें तो अस्पताल में पूछ लें। मैं तो वापस घर जा रही थी कि तभी इन लोगों ने गाड़ी यहाँ नाकाबंदी पर रोक ली और ज़बरदस्ती मुझे अरेस्ट करने लगे। बड़ी मुश्किल से मुझे फरहान भाई से बात करने दी। जब मैंने बताया कि मेरे बहनोई शहर के एसपी हैं, तब जाकर इन्हें यकीन हुआ। वो अब भी हिचकियों में रोती हुई बता रही थी। हारून की नज़र उसके सिर पर गई जहाँ से खून बह रहा था। उसने फौरन अपनी जेब से रुमाल निकाला और नरमी से मनाल का चेहरा साफ करने लगा। ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? उसने गौर से मनाल का गाल देखा जहाँ उंगलियों के निशान साफ थे। हारून के वजूद में गुस्से की आग लपटी। हाथ किसने उठाया? वो पलटा। सबकी जबान जैसे तालू से चिपक गई। मैंने पूछा, इस पर हाथ किसने उठाया? वो एक बार फिर उसी गुस्से से दहाड़ा। लेडी कांस्टेबल ने डरते हुए हारून को देखा। सर, ये बदतमीजी करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए। उसके अल्फाज अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि हारून फिर से चीख पड़ा। तुम लोगों को किसने इतना हक दिया कि किसी पर भी हाथ उठा दो? ये वर्दी तुम्हें इसलिए दी गई है कि तुम किसी आम सिटीजन पर वायलेंस करते फिरो। वो जोर से गरजा था और सब एकदम से खामोश हो गए। तुम, उसने उसी लेडी कांस्टेबल की तरफ उंगली उठाई। 1 महीने से पहले मुझे पुलिस स्टेशन में नज़र मत आना, तुम आज से सस्पेंडेड हो। वो इतनी शिद्दत से गरजा कि सब हैरानी से हारून को देखते रह गए। हारून कभी इस तरह गुस्से में नहीं आता था। मनाल अब भी उसके बाजू से चिपकी हुई थी और वो बार बार उसके सिर के जख्म को देख रहा था। रिलैक्स, इधर आओ, यहाँ बैठो। वो पास रखी कुर्सी की तरफ उसे ले गया जो नाकाबंदी के लिए पुलिस वालों ने रखी थी। मनाल को बैठाने के बाद वो अपनी गाड़ी से पानी की बोतल निकाल लाया और अब उसे पानी पिला रहा था। रुको, मैं देखता हूँ, शायद गाड़ी में फर्स्ट एड किट हो। तुम्हारे सिर की चोट का पहले कुछ करना होगा। वो नरमी से बोला। सब एक तरफ खड़े हैरानी से उसे देख रहे थे। इंस्पेक्टर हारून आज बिल्कुल अलग लग रहा था। 5 मिनट की मशक्क़त के बाद उसे गाड़ी की पिछली सीट से फर्स्ट एड किट मिल गई थी। वो छोटी सी किट थी मगर मनाल की चोट और खून रोकने के लिए काफ़ी थी। वो उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसके सिर के जख्म को देखने लगा। जख्म का मुआयना करते हुए उसने उसके सिर पर बैंडेज बांधी। इसके बाद भी वो उसी सड़क पर मनाल के सामने घुटनों के बल बैठा रहा। उस वक्त उसे अपने ऑफ वाइट कपड़ों पर लगी मिट्टी की भी परवाह नहीं थी। वो पूरी तरह उस लड़की की हालत में उलझ चुका था। चलो उठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है और बाकी इस केस को मैं खुद देख लूँगा। वो मनाल का बाजू थामे उसे अपनी गाड़ी तक ले आया। वैसे तो वो दोनों अक्सर लड़ते रहते थे। मनाल की हारून से एक पल के लिए भी नहीं बनती थी क्योंकि हारून ज़रूरत से ज़्यादा फ्री होने की कोशिश करता था, जो मनाल को बुरा लगता था। मगर इस वक्त वो यही सोच रही थी कि अगर हारून न होता तो उसका क्या होता। वो दोनों गाड़ी में बैठे। हारून ड्राइव कर रहा था कि अचानक उसका मोबाइल बजा। देखा तो फरहान की कॉल थी। उसने कॉल रिसीव की मगर सामने से जो खबर मिली उसने हारून की सांसें रोक दी। उसने गाड़ी पर जोर से ब्रेक मारा। क्या एक्सीडेंट? किस हॉस्पिटल में? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। वो तेज़ी से मोबाइल रखते ही गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और मनाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ?
किसका एक्सीडेंट हुआ? उसने डरे सहमे लहजे में पूछा। रिलैक्स मनाल, कुछ नहीं हुआ। जोया का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, परेशान मत हो, हॉस्पिटल चलते हैं। उसने पूरी कोशिश की कि उसे तसल्ली देता रहे। मनाल को तो सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। क्या जोया? नहीं, उसे कुछ नहीं हो सकता। हारून की गाड़ी अस्पताल की ओर तेजी से भाग रही थी। अस्पताल के कॉरिडोर में भी सब बेचैनी से टहल रहे थे। मनाल की सिसकियां पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थीं। हारून घबराहट में चक्कर काट रहा था और फरहान दीवार से टेक लगाए खड़ा किसी अनदेखे बिंदु को घूर रहा था। वो दोनों तो डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट गए थे। बाहर निकले तो फरहान गाड़ी निकालने चला गया और इतने में जोया सड़क तक आ गई। तभी एक तेज रफ्तार कार आई। यकीनन ड्राइवर नशे में था। वो जोया को टक्कर मारता हुआ उसी रफ्तार से गायब हो गया। फरहान का हुलिया बिखरा हुआ था, चेहरा किसी अधमरे इंसान जैसा हो गया था। बाल माथे पर बिखरे थे और उसके सीने पर, उसके सफ़ेद कुर्ते पर खून के धब्बे लगे थे जो जोया को उठाते वक्त उस पर आए थे। जोया ऑपरेशन थिएटर में थी और बाहर सब अंगारों पर लौट रहे थे। फरहान के कानों में बस एक ही जुमला गूंज रहा था, मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ फरहान, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं, मगर अब इस घर से मेरी मैयत ही निकलेगी। मेरी कब्र पर जोजा फरहान आलम लिखा जाएगा। मेरी रूह जिस्म से जुदा होने के बाद भी आपसे जुड़ी रहेगी फरहान। ये अल्फाज उस वक्त उसके कानों में किसी भाले की तरह चुभ रहे थे। दो आंसू टूटकर गालों पर बह गए। मनाल को अपने वजूद से जान निकलती महसूस हो रही थी। हारून के कदम भी थम गए। वो बेबसी से मनाल को देख रहा था। फिर वो उसकी तरफ बढ़ा, उसका हाथ थामकर उसे पास रखी कुर्सी तक ले गया और वहां बिठा दिया। फिर उसके सामने पानी रखा। पानी पी लो मनाल, इस तरह टेंशन लोगी तो क्या होगा? क्या वो ठीक हो जाएगी? तुम्हारी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं है और बीमार पड़ जाओगी। शाबाश, पानी पियो। प्यार से समझाते हुए उसने उसे थोड़ा सा पानी पिलाया। वो मेरे लिए हर रिश्ते से बढ़कर है। वो सिर्फ मेरी बहन नहीं, वो मेरी पूरी दुनिया है। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। उसे कुछ हो गया तो मुझे भी कुछ हो जाएगा। हिचकियों के बीच वो बहुत मुश्किल से हारून को अपने दिल का हाल बता रही थी। फरहान बिना पलक झपकाए मनाल को देख रहा था, उसके शब्दों को समझने की कोशिश में था। वक्त था कि गुजरता जा रहा था, मगर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुलने का नाम नहीं ले रहे थे। लगभग 4 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर की बत्ती जली। सबकी निगाहें बंद दरवाजे पर टेक गईं। कुछ पलों के बाद दरवाज़ा खुला, डॉक्टर बाहर निकले। सब चौंकर सीधे हो गए। मनाल ने बहुत मुश्किल से खड़े होने की कोशिश की। इससे पहले कि वो लड़खड़ाकर गिरती, उसका हाथ बेख्तियार हारून के बाजू तक गया। उसका सहारा लेकर वो खुद को संभालते हुए सीधी खड़ी हो गई। फरहान ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर उसके कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए। मनाल आगे बढ़ी। डॉक्टर, जोया कैसी है? वो ठीक तो है ना? मनाल ने एक नज़र उन सब पर डाली। फिक्र मत कीजिए, सिर पर बहुत गहरी चोट नहीं आई है, हमने टाँके लगा दिए हैं। बाकी कुछ मामूली चोटें भी हैं, उनका इलाज कर दिया है, लेकिन खून काफ़ी बह गया है, खून का इंतजाम करिए। तब तक हम उन्हें कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर अपनी बात पूरी करके कॉरिडोर में आगे बढ़ गया और मनाल के पत्थर जिस्म में जैसे अचानक जान आ गई। मेरा और जोया का ब्लड ग्रुप एक ही है, मैं उसे खून दूंगी, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगी। वो बेबसी से ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाई। हारून ने परेशानी से उसे देखा। मनाल, तुम्हारे सिर पर चोट लगी है, इस हालत में तुम उसे खून नहीं दे सकती, तुम्हारी खुद की तबीयत बिगड़ जाएगी और डॉक्टर भी खून नहीं लेंगे। हारून की बात सुनते ही मनाल को अपने कदमों से जैसे जान खिसकती हुई महसूस हुई। वो नामे सर हिलाती हुई वहीं कुर्सी पर गिरते गिरते बैठ गई। उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। इतना रेयर ब्लड ग्रुप, खून का इंतजाम कहाँ से होगा? अगर मैं खून नहीं दे सकती तो मेरी बहन की जान कौन बचाएगा? वो हारून की तरफ देखते हुए धीमी मगर चीखती सी आवाज़ में बोली, मैं। अचानक उस सर्द कॉरिडोर में गंभीर आवाज़ गूंजी। सबने पलट कर फरहान की ओर देखा। मनाल की आंखों में इंतहा की बेयकीनी थी। वो सीधा मनाल की तरफ आया। मैं अपना खून दूंगा, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसे बचा लूंगा, तुम परेशान मत हो। सबने अविश्वास से फरहान को देखा, जिसकी आंखें लाल होती जा रही थीं। मनाल पत्थर बनी बैठी रह गई। वो ज़मीन से उठी नहीं पा रही थी। एक नर्स उसके पास आई। मैं अपनी वाइफ को खून दूंगा, और नर्स ने हामी में सिर हिलाया और फरहान को अपने साथ चलने का इशारा करते हुए कॉरिडोर में आगे बढ़ गई। 1 घंटा और गुजर चुका था।
वो उस वक्त तो हॉस्पिटल के विजिटिंग रूम में बैठे बेचैनी से एक दूसरे को देख रहे थे। इतने में दरवाजा खुला और फरहान अंदर दाखिल हुआ। फरहान को देखते ही मनाल कुर्सी से उठी और भागती हुई उसके पास पहुंची। जोया ठीक तो है ना फरहान भाई? उसने घबराए हुए लहजे में पूछा। फरहान ने चेहरा उठाकर उसे देखा। मैंने अभी तक उसे नहीं देखा, वो अभी होश में नहीं है, खून देकर आया हूँ। डॉक्टर ने कहा है उसे अभी कमरे में शिफ्ट किया गया है, थोड़ी देर बाद हम उसे देख सकते हैं। फरहान के लहजे में अजीब सा डर था। हारून ने उसके चेहरे पर बच्चों जैसा डर देखा। मनाल कुर्सी पर ढह गई। तुम घर जाओ मनाल, रात बहुत हो गई है। फरहान की आवाज़ पर उसने चेहरा उठाकर फरहान की ओर देखा था। फिर नामे सिर हिला दिया। मैं जोया को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, वो बेबसी से रोते हुए बोली। फरहान उसे कुछ दूरी पर रखी कुर्सी पर बैठ गया। घर जाओ मनाल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और बिगड़ जाएगी, थोड़ा आराम कर लो, फिर सुबह वापस आ जाना। हारून, इसे घर छोड़ कर आओ, मैं इस वक्त किसी भी तरह की बहस की हालत में नहीं हूँ। शाबाश, जाओ। फरहान के लहजे में दुख, दर्द, तकलीफ, बेबसी और गहरी संजीदगी सब कुछ था। मनाल ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, मगर हारून ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। वो बेबसी से अपने आंसू पोंछती हुई कुर्सी से उठी। मैं एक बार जोया को देख लूं, इतना कहते ही वो कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद हारून फरहान के पास आकर बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखा। फरहान जैसे अपनी सोचों से बाहर आया। उसने सोनी सी निगाहों से हारून की तरफ, बहुत मोहब्बत करते हो उससे? वो खुद को ही सवाल पूछने से रोक न पाया। फरहान ने चेहरा मोड़कर हारून को देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि मनाल बेगुनाह है? उसकी गाड़ी के सामने बाकी कुत्ता आया था। फरहान के इस अजीब से सवाल पर हारून की आंखों में हैरानी उभरी। फिर वो गंभीर हो गया। वो बहुत पाक है फरहान, मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। वो सच कह रही थी। मनाल ऐसा नहीं कर सकती, और ये मेरा दिल भी कहता है। मुझे नहीं पता कब, क्यों, कैसे वो लड़की मुझे अपनी अपनी सी लगती है। वो गुस्सा भी करती है तो दिल के बेहद करीब लगती है। अच्छा हुआ उसकी शादी नहीं हुई। वो ऐसा इंसान डिजर्व नहीं करती थी जो उसे इज्जत तक न दे सके। फरहान के होंठों के कोनों को एक हल्की सी मुस्कान ने छुआ। बस यही मोहब्बत होती है हारून। हारून की आंखों में हैरानी और बेयकीनी एक साथ उभर आई। उसने बेहद अविश्वास से फरहान को देखा और बस देखता ही रह गया। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, दरवाजा खुला और मनाल अंदर दाखिल हुई। मनाल को देखते ही हारून खड़ा हो गया। वो फरहान की ओर देख रही थी। मैं उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती, मुझे घर जाकर सुकून नहीं मिलेगा। मैं उसे आपके हवाले कर रही हूँ। मेरी बहन को तकलीफ देने वालों से हिसाब बराबर करना आपका फ़र्ज है। वो गहरी संजीदगी से कहते हुए बाहर निकल गई। हारून भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया ताकि उसे घर छोड़ सके। रात के 3 बज चुके थे। वो इस वक्त मनाल को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उनके जाने के बाद फरहान भी वहां से उठा और उस प्राइवेट कमरे की ओर बढ़ गया जहां जोया थी। उसकी बचपन की मोहब्बत, उसकी जान, उसकी ज़िंदगी, उसकी बीबी। उनकी गाड़ी खान हाउस के बाहर रुकी। मनाल खाली दिमाग के साथ बैठी थी। जैसे ही हारून ने ब्रेक लगाई, मनाल एकदम होश में आई। इससे पहले कि वो गाड़ी से बाहर निकलती, हारून की आवाज़ गाड़ी में गूंजी। मोबाइल दो अपना, वो संजीदगी से बोला। मनाल ने खाली खाली नज़रों से उसे देखा। उसकी आंखों में सवाल थी, जैसे पूछ रही हो, क्या कहा? मैंने कहा मोबाइल दो अपना, हारून ने दोहराया तो मनाल ने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। लॉक तो खोलो। कुछ पलों के बाद उसने फिर मोबाइल मनाल की ओर बढ़ाया। मनाल ने मोबाइल अनलॉक करके दे दिया। उसने स्क्रीन पर कुछ क्लिक किया और फिर मोबाइल मनाल के हाथ पर रख दिया। परेशान होने की तुम्हें जरा भी ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना नंबर तुम्हारे मोबाइल में सेव कर दिया है। कोई भी परेशानी हो मुझे कॉल कर लेना, और सुबह अकेली हॉस्पिटल मत आना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। हो सके तो अपने फादर और सिस्टर को कुछ मत बताना, वो लोग परेशान हो जाएंगे। और तुम्हारी गाड़ी में भिजवा दूंगा, उसकी फ़िक्र मत करना। मनाल बेहद उलझी हुई नज़रों से उसे देख रही थी। फिर अचानक उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आए। थोड़ी सी मदद क्या कर दी, वो तो उसके सर पर ही चढ़ गया था। तुम होते कौन हो मुझे अकल देने वाले? उसे अचानक ही उस पर गुस्सा आया था। उसका ये गुस्सीला रूप देखकर हारून के होंठों पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। मैं सोच ही रहा था कि अब तक तुमने इस लहजे में बात नहीं की, कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब। लेकिन अब सुकून हो गया है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हारून ने बात को मजाक का रंग दे दिया। वो जो सख्ती से कुछ कहने वाली थी, गुस्से में गाड़ी से उतरी और दरवाज़ा जोर से पटकती हुई घर के अंदर चली गई।
उसके जाते ही न चाहते हुए भी हारून के ठाके भरी हंसी गाड़ी में गूंज उठी, मगर बस कुछ ही पलों के लिए। अगले ही पल वो गंभीर हो गया। गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और अब उसका रुख घर की तरफ था। ये अगली सुबह का मंजर था। वो जोया की खैरियत जानने हॉस्पिटल आया था। राहदारी में चलते हुए जब वो प्राइवेट कमरे के सामने पहुंचा तो बाहर कुर्सी पर मनाल बैठी नजर आई। जोया की उसकी हालत पहले से कुछ बेहतर थी। आज उसे मनाल ने खून दिया था। हारून ठीक मनाल के सामने आकर रुका। वो अपना हाथ सीधा किए खून के बहाव को सामान कर रही थी। कुछ सोचते हुए हारून पलटा, फिर 5 मिनट बाद वापस आकर उसके सामने खड़ा हो गया। लो, जूस पी लो, इससे बेहतर महसूस होगा। तुमने अभी खून दिया है तो कमजोरी लग रही होगी। दोस्ताना लहजे में कहते हुए उसने जूस मनाल की ओर बढ़ाया। मनाल जो अपना बाजू मर रही थी चौंक कर चेहरा उठाया और हारून को देखने लगी। फिर बिना कुछ कहे उसके हाथ से जूस ले लिया। वो उसके पास ही थोड़ी दूरी पर बैठ गया। मैंने कहा भी था अभी खून मत देना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। हारून के लहजे में उसकी फिक्र साफ झलक रही थी। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमेशा की तरह मनाल के लहजे में गुस्सा था। हारून के होंठों पर एक मुस्कान आई। मेरी प्रॉब्लम तो तुम हो मनाल। मनाल ने उसे बेहद बेयकीनी और फटी फटी निगाहों से देखा। हर वक्त कुछ भी बकवास करते रहते हो। उसने मुंह मोड़कर बात को हवा में उड़ा देना चाहा, मगर हारून नामे सिर हिला रहा था। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारा दिमाग जोया में अटका है। अभी बात करने का सही वक्त नहीं। जब सही वक्त होगा फिर बताऊंगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है और तुम मेरी प्रॉब्लम क्यों हो। उसने बहुत गहरी बात कही थी। मनाल का दिल कुछ पलों के लिए धड़कना भूल गया, मगर उसने जल्दी ही उस एहसास को दबा लिया और खामोश रही। तुम घर जाओगी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? कुछ पल की चुप्पी के बाद हारून ने उसे ऑफर किया। मनाल को तेज गुस्सा आया। तुम्हें क्या दिक्कत है? यहाँ बैठी बुरी लग रही हूँ तो अपनी शक्ल गायब कर लो। मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे यहीं हॉस्पिटल में अपनी बहन के पास रुकना है, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम चले जाओ। हारून अब पूरी तरह गंभीर हो गया। मुझे बहुत प्रॉब्लम है। देखो, यहाँ से गुजरता हर मर्द, यहाँ तक कि मेल डॉक्टर भी तुम्हें देख रहे हैं और मुझे बुरा लग रहा है। हारून के दिल की आखिरी बात जबान पर आ ही गई। मनाल ने बेहद बेयकीनी और फटी फटी आंखों से उसे देखा। जो देखता है उसे देखने दो, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? वो नाखुशी से बोलकर चेहरा मोड़ गई। हारून के वजूद में गुस्सा और भयानक जलन का उबाल तेज हो गया। मुझे जलन नहीं हो रही, मुझे गुस्सा आ रहा है मनाल। मुझे बुरा लग रहा है कि कोई भी मर्द तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। इस बार वो दबे दबे गुस्से में लगभग चीखा। मनाल ने हैरानी और बेयकीनी से पलटकर उसे देखा, फिर गुस्से से जूस का गिलास वहीं कुर्सी पर पटकते हुए उठकर खड़ी हुई। जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाओ, जल्दी ही तुम पागल हो जाओगे। सख्ती से चेतावनी देती वो प्रेयर रूम की तरफ चली गई और हारून दांत भींचे मुट्ठियां कसे वहीं खड़ा रह गया। पागल हो जाऊंगा? मैं तो पागल हो चुका हूँ मनाल। तुमने मुझे अपनी मोहब्बत में पागल कर दिया है। वो बेबसी से धीमे लहजे में बुदबुदाया। अब वो उसे क्या बताता कि वो उससे कितना प्यार करने लगा है, और प्यार इंसान को वजह से बना देता है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि राहदारी से गुजरता हर मर्द मनाल को देख रहा है। उसका दिल चाह रहा था कि जो भी आंख मनाल को देखने की गुस्ताखी करे वो उसे फोड़ दे। जोया की तबीयत अब ठीक थी और इस वाक़ये को कुछ हफ्ते भी गुजर चुके थे। शहर पर एक नया दिन उतर आया था। ये दोपहर का वक्त था। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी कि उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर चमकते नाम को देखकर वो चौंकी। ये मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है? बुदबुदाते हुए उसने कॉल उठा ली। किस लिए कॉल की? लहजा किसी भी एहसास से खाली था। किस लिए कॉल की? क्या होता है? आपको बात करने की बेसिक एथिक्स नहीं पता? पहले सलाम दुआ भी की जाती है मिस मनाल। हारून की मुस्कुराती आवाज़ उसके कानों में गूंजी। मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती। तुम्हें इतना मसला है तो मेरे मुंह मत लगा करो। हारून मुस्कुरा दिया। वो कभी भी उस लहजे से बात करना नहीं छोड़ सकती थी। अच्छा, ये सारे मसले तो बाद में हल हो जाएंगे। अभी ये काम कर सकती हो? मेरे साथ एक कप कॉफ़ी किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बस कुछ मिनटों के लिए आ जाओ। मुझे एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। मनाल ने आंखें सिकोड़कर उसकी बात को परखने की कोशिश की। वजह? मैं तुम्हें फ्री नजर आती हूँ? हारून का दिल चाहा अपना माथा पीट ले। तुम हर वक्त जलते हुए अंगारे क्यों चबाए रहती हो? जब देखो लड़ने को तैयार हो जाती हो। अभी मैंने कहा ना कि ज़रूरी बात करनी है, और जो तुमने कहा कि मैं अजनबी हूँ तो बस उसी अजनबीपन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ।
मनाल के सिर में पहले ही दर्द हो रहा था। हारून की बातें और ज़्यादा दिमाग घुमा रही थीं। अच्छा बस ठीक है, इतना मत बोलो, तुम आ रही हूँ, लेकिन लोकेशन मेरी मर्जी की होगी। हारून की मुस्कान और गहरी हो गई। मुझे मंजूर है। उसने मुस्कुराते हुए कॉल काट दी। अब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था कि दूसरी तरफ से फरहान पुलिस स्टेशन में दाखिल हो रहा था। उसने हैरानी से हारून को सिर से पांव तक देखा। किधर की तैयारी है मिस्टर? हारून उसके करीब आया। तेरी साली को प्रपोज करने जा रहा हूँ, वो फरहान की तरफ झुककर राजदाराना अंदाज में फुसफुसाया और फरहान के होठों पर एक मुस्कान आ गई। साली कम बहन ज़्यादा है मेरी, समझे? उसे तकलीफ देने का ख्याल भी मत करना, और अभी 2 घंटे बाकी हैं तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म होने में। फरहान ने घड़ी पर वक्त देखते हुए कहा, तो आज मेरी जगह 2 घंटे काम कर लेना, क्योंकि तेरी साली बहुत मुश्किल से एक मुलाकात के लिए मानी है। फरहान ने उसे गुस्से से घूरा। यार प्लीज़, दोस्त नहीं है मेरा। वो फरहान को बच्चों की तरह पुचकारता हुआ अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। फरहान नामे सर हिलाता रह गया। उसकी गाड़ी रेस्टोरेंट की पार्किंग में रुकी। गाड़ी पार्क करके वो रेस्टोरेंट की ओर मुड़ी। हारून की गाड़ी भी पार्किंग में रुकी हुई थी। वो मनाल को रेस्टोरेंट में प्रवेश करते देख चुका था। उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान थी। वो जानता था कि मनाल का रिएक्शन अच्छा नहीं होगा, शायद उसका सिर ही फाड़ दे, मगर एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं था। वो ये रिस्क लेना चाहता था। मोहब्बत हुई थी, कोई दिल लगी नहीं जो 2 दिन में उसका भूत सर से उतर जाता। वो मुस्कुराते हुए रेस्टोरेंट में दाखिल हुई और सारे रेस्टोरेंट में नजरें घुमाकर हारून को तलाश करना चाहा, लेकिन एक नज़ारे पर उसकी निगाहें ठहर गईं। जिस मुस्कान के साथ वो रेस्टोरेंट में आई थी, वो सामने का मंजर देखकर किसी ने उसके चेहरे से मुस्कान नोच ली। वो कहाँ जानती थी कि सामने ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। उससे प्यार का दावा करने वाला सरमद रेस्टोरेंट के बीचों बीच घुटनों के बल बैठा अस्मा को प्रपोज कर रहा था। दिल पर लगा हर जख्म ताज़ा हो गया। उसे लगा कि उसका दिल अभी के अभी रुक जाएगा। ये वो दृश्य देखने से पहले मर क्यों न गई। उसे अपनी जलालत याद आई, उसे दिया गया धोखा याद आया। किस तरह दुल्हन के कपड़ों में वो खाली हाथ रह गई थी। कैसे उसकी पसंद ने उसके पिता की इज्जत के परखच्चे बिखेर दिए थे। हारून भी रेस्टोरेंट में दाखिल हो चुका था और मनाल के पीछे खड़ा वो भी सामने का दृश्य देख चुका था। मनाल के चेहरे के हाव भाव ने हारून की मुस्कान भी गायब कर दी। उसने एक बार मनाल और सरमद को शॉपिंग मॉल में बहस करते देखा था। वो उस दिन भी मनाल को मनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हारून को उस व्यक्ति का चेहरा याद था। मनाल को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हुआ। सिर में होता दर्द और बढ़ गया। उसे लगा उसका सिर फटने वाला है। सरमद भी उसे देख चुका था। वो जल्दी से उसकी ओर बढ़ा, कुछ कहने की कोशिश की, मनाल मेरी बात, मगर शब्द गले में ही दम तोड़ गए। मनाल पूरे कद से जमीन पर गिर पड़ी। इससे पहले उसका वजूद जमीन पर लगता, हारून ने उसे उसी वक्त थाम लिया। मनाल, मनाल क्या हुआ? आंखें खोलो प्लीज मनाल। वो खुद ही तड़प उठा था, मगर मनाल का वजूद गहरे पानी में जा गिरा। वो होशो हवास से बेगाना हारून की बाहों में झूल चुकी थी। और फिर वो सोचती थी कि उसे सरमद से मोहब्बत नहीं थी। क्या सच में वो मोहब्बत जैसे रोग का शिकार नहीं हुई थी? हारून ने मनाल को अपनी बाहों में उठाया। एक नज़र सरमद के सफ़ेद चेहरे को देखा। हारून की आंखों से आग निकल रही थी। क्यों हर बार वो बीच में आ जाता था? जब वो मनाल को अपना बनाने का सोचता, तब सरमद की वजह से सब तबाह होने लगता था। वो मनाल की मुस्कान की वजह बनना चाहता था और ये सरमद मनाल की मुस्कान नोचने की वजह बन जाता। उसने गुस्से भरी नज़र सरमद पर डाली। मनाल से दूर रहो। अगर मैंने तुम्हें आज के बाद मनाल के आसपास देखा तो अगला सांस लेने के काबिल नहीं रहोगे। पीछे से सरमद ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारकर उसे जोर से ठोक दिया। उसने अपनी क्लास फेलो से कहकर मनाल के बारे में पूछा था, क्योंकि मनाल शायद उसे ब्लॉक कर चुकी थी और फ़ोन नहीं उठा रही थी। इसीलिए उसे अपनी क्लास फेलो की मदद लेनी पड़ी और पता चला कि मनाल कुछ देर में यहाँ आने वाली है। वो मनाल को फिर से रोमांटिक तरीके से प्रपोज करना चाहता था। वो अस्मा के साथ यहाँ आया था। उसने सोचा पहले एक ट्राई कर ले, फिर उसे मनाल को कैसे प्रपोज करना है। और वही दृश्य मनाल ने देख लिया था। वो बेहोश हो गई। उसे मनाल की टेंशन लग गई थी। अस्मा भी उसके पास खड़ी थी। तुम मुझे प्रपोज कर ही चुके हो सरमद, मनाल को भूल जाओ, वो तुम्हारे काबिल नहीं है, हम शादी कर लेते हैं। उसने सरमद का हाथ पकड़ लिया। सरमद ने उसे जला कर भस्म कर देने वाली निगाहों से घूरा और एक झटके से अपना हाथ उसके हाथ से दूर कर लिया। शट अप, जस्ट शट अप।
मनाल किसके काबिल है किसके नहीं ये तुम डिसाइड करने वाली कौन होती हो? और मेरी बीवी सिर्फ मनाल बनेगी, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। वो गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। तुम पुलिस वाले हो तो क्या हुआ, तुम मुझसे मेरी मनाल को छीन नहीं सकते, वो सिर्फ मेरी है। उसने पूरी ताकत से गाड़ी के बोनट पर मुक्का मारा। काश मनाल तुम उस दिन मेरी माँ से माफ़ी मांग लेती तो सब ठीक हो जाता। तुम्हारा यही घमंड मुझे पसंद नहीं। उसके चेहरे पर बेबसी थी। आदमी की अना हर चीज़ तबाह कर देती है। वो आज भी अपनी अना में था। उसे खुद पर गर्व था कि उसने जो किया वो सब ठीक था, मगर वही गर्व औरत ने किया तो औरत गलत हो जाती है। मगर उसे मनाल का पूरे समाज में बेइज्जत होना याद नहीं रहा। उसे आज भी अपनी फिक्र थी, अपनी अना ऊपर रखी हुई थी। ये समाज और उसके टास्क मर्द भी यही समझते हैं कि सब कुछ उनकी मर्जी से होना चाहिए। सरमद आज भी अपने इसी घमंड में जी रहा था। वो मनाल को लेकर सीधे हॉस्पिटल आया था। वो हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ी थी। पास ही डॉक्टर खड़ी थी। हारून फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। मनाल आज कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर और मुरझाई हुई नजर आ रही थी। डॉक्टर उसके हाथ पर ड्रिप लगा रही थी। फिर वो हारून की तरफ मुड़ी। इन्होंने किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है, डिप्रेशन में है ये। इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, ये काफ़ी वीक है। हारून का दिल धड़कने से इनकार कर गया। मगर डिप्रेशन किस चीज़ का हो सकता है डॉक्टर? उसने बेहद उलझन से पूछा। आपने जो मुझे पेशेंट की हिस्ट्री बताई है उस हिसाब से तो मैं आपको समझा सकती हूँ कि देखिए, माँ की मौत, फिर बड़ी बहन होने के नाते अपनी दोनों बहनों को संभालना, ये इनके लिए माँ बन गई। फिर शादी टूट जाना, अपनी खुशियों का पूरा ना होना। देखिए इंस्पेक्टर हारून, हर लड़की के कुछ ड्रीम्स होते हैं। शायद ये भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती थी, मगर कम उम्र में घर की जिम्मेदारियों ने इनके सारे सपने मार दिए। ऐसी लड़कियां आपको वैसे तो नॉर्मल लगेंगी, मगर अंदर ही अंदर ये तन्हाई, डिप्रेशन, स्ट्रेस का शिकार होने लगती हैं। इसीलिए वो हर किसी से बात करते हुए गुस्सा करेंगी। इनका रवैया हर दूसरे इंसान के साथ कड़वा होने लगता है। कड़वी और हारून को एहसास हुआ कि हाँ, मनाल भी तो अक्सर कड़वी हो जाती थी। वो भी चाहती हैं कि कोई उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करे, कोई उन्हें यह एहसास दिलाए कि वो बहुत ख़ास है। इन शॉर्ट, इन्हें प्यार की कमी है। ये हर किसी से प्यार करती हैं, मगर शायद दूसरे इन्हें वैसी मोहब्बत नहीं दे पाते जैसे एक सायादार पेड़ फल और छांव देता है। मगर कोई ये नहीं सोचता कि इस पेड़ की जड़ें अंदर से कितनी खोखली हो गई हैं। हारून को अपने गालों पर आंसू बहते महसूस हुए। हो सके तो इन्हें कुछ दिनों के लिए माहौल से कहीं दूर भेजें ताकि कुछ स्पेस ले सके। यही एक उपाय है जिससे इनकी तबीयत बेहतर हो सकती है। वैसे तो ऐसा लगता है कि ये अचानक बेहोश हुई हैं, मगर इसकी वजह इनका धीरे धीरे हर चीज़ से निराश होना है। दिल टूटना, तकलीफ़ों को अंदर ही अंदर दबा जाना, ये सब इनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस बार तो केवल बेहोश हुई हैं, अगली बार नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। खैर, इन्हें कुछ घंटों में होश आ जाएगा। डॉक्टर कितनी ही देर बैठी हारून को ये सब समझाती रही। वो वहीं स्टूल पर बैठा डॉक्टर की बातों में उलझ गया। उसे एहसास नहीं था कि मनाल के अंदर एक साथ इतनी सारी जंगें चल रही होंगी। उसकी आंखों के सामने रेस्टोरेंट का दृश्य उभरा। क्या वो आज भी सरमद से प्यार करती थी? हो सकता है करती हो। वो सरमद से पसंद की शादी ही तो कर रही थी, मगर हारून को इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? उसका दिल फटने की कगार पर था। वो एक फैसला कर चुका था। हाँ, वो जानता था कि वो खुद अपने हाथों ही सब कुछ गंवाने वाला है, मगर उसे मनाल को खुशियाँ देनी थी। मगर वो कैसे उस व्यक्ति के साथ खुश रह सकती थी जो हर बार मनाल की मुस्कान नोचने की वजह बनता था? उसका बस चलता तो वो सरमद की जान ले लेता, मगर वो बेकाबू था। उसे मनाल के पास अस्पताल के इस कमरे में बैठे कितने ही घंटे बीत गए। उसे सुबह के समय होश आया। वो हैरानी से आसपास देखने लगी कि वो कहाँ है। फिर उसे महसूस हुआ कि वो अस्पताल में है। उसने अपने बाईं ओर देखा जहाँ हारून स्टूल पर सिर झुकाए बैठा था। हारून, वो एक नाजुक सी आवाज़ में बोली। हारून पल भर में सीधा हुआ। मनाल, तुम ठीक हो? उसने अपनी भीगी आंखें साफ करते हुए पूछा। मनाल ने हाँ में सर हिलाया। क्या हुआ था मुझे? उसके हवास अभी तक पूरी तरह बहाल नहीं हो पाए थे। तुम रेस्टोरेंट में बेहोश हो गई थी। मनाल को याद आया कि वो कैसे बेहोश हुई थी। वो एकदम से उठकर बैठी। एक नज़र अपने हाथ को देखा। ड्रिप बस ख़त्म होने वाली थी। तुमने किसी को बताया तो नहीं कि मैं यहाँ हूँ? हारून हैरान हुआ। वो अपने गम में ये तो भूल ही गया था। उसने ना में सर हिलाया। मनाल ने एक शांत सांस छोड़ी। अच्छा, क्या किसी को मत बताना? अच्छा किया, किसी को मत बताना कि मैं बेहोश हुई थी।
हारून ने कुछ कहने की कोशिश की। मैंने कहा ना हारून, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। हारून उसकी तबीयत को देखते हुए हाँ में सिर हिला गया। मुझे घर जाना है। इससे पहले वो ड्रिप उतारती हारून ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस कुछ देर में ड्रिप खत्म हो जाएगी तो तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। मनाल ने अपने तने हुए नसों को अचानक ढीला छोड़ दिया। तुमसे एक बात कहूँ मनाल, उसने बहुत हिम्मत करके कहा। मनाल ने हाँ में सर हिलाया। तुम जिस तरह रेस्टोरेंट में सरमत को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर बेहोश हुई थी, मेरा मतलब है क्या तुम आज भी उससे प्यार करती हो? अगर उससे प्यार करती हो तो उसे माफ़ कर दो, अतीत को भूल जाओ और शादी कर लो उससे। मनाल चुपचाप हारून को देख रही थी। हारून ही जानता था कि उसने ये बात कैसे कही। कहाँ वो आज उसे प्रपोज करने वाला था और कहाँ वो मनाल को किसी दूसरे आदमी के हवाले करने के बारे में सोच चुका था। मगर वही जानता था अंदर से उसकी आत्मा कैसे उबल रही थी। तुम बहुत अच्छी हो मनाल, तुम भी खुशियाँ डिजर्व करती हो। अगर सरमत के साथ रहकर तुम खुश रह सकती हो तो अतीत को भूलकर एक नई शुरुआत कर लो। उसने अपनी लाल होती आंखें उठाकर मनाल को देखा, जिसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तुम पागल हो हारून, थोड़ी देर बाद उसने कहा तो उसका लहजा सख्त था। हारून हैरान हुआ। जिस व्यक्ति ने भीड़ में मेरी बहन के किरदार पर कीचड़ उछाला, मुझे दुल्हन बना छोड़ गया, मैं उससे शादी कर लूं और उसे माफ़ कर दूं? वो उल्टा हारून से सवाल कर रही थी। और क्या कहा? प्यार? तो मुझे किसी से प्यार नहीं, सरमत से तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो कोई मेरी पसंद जरूर था। जैसे हर लड़की शादी से पहले कुछ सपने देखती है, मैं भी देखती थी। दुख तो सिर्फ अपने सपनों के टूटने का है। इस बार वो कुछ दोस्ताना लहजे में बोल रही थी। और जहाँ तक माफ़ करने की बात है, उसकी वजह से मेरी बहन को इतना कुछ भुगतना पड़ा है। मेरे पापा की इज्जत के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को माफ़ करूंगी, तुमने सोचा भी कैसे? उसकी आंखों में जैसे गुस्सा उमड़ने लगा। हारून चुपचाप उसे देखता रहा। एक बात याद रखो मिस्टर हारून, मनाल सिकंदर खान नाम है मेरा, और ये मनाल खान मर जाती मगर माफ़ नहीं करती। जो मुझे धोखा देगा उसके लिए मेरे पास कोई माफ़ी नहीं। उसका लहजा चट्टानों की तरह ठंडा था, मगर उसका दिल दर्द से छलनी था। हारून अब भी खामोशी से उसे देख रहा था। उसे अपने दिल से एक भारी बोझ खिसकता महसूस हुआ। कम से कम मनाल के दिल में वैसा कुछ नहीं था। खैर, तुमने किसी ज़रूरी बात के लिए मुझे वहाँ बुलाया था, क्या बात करनी थी? अब वो ड्रिप को देखते हुए उससे पूछ रही थी। हारून ने सर ना में हिला दिया। नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, फिर कभी बात करेंगे, अभी सही वक्त नहीं। हारून की बात पर मनाल ने आंखें सिकुड़कर उसे देखा। जब बात करनी नहीं थी तो मुझे बुलाया क्यों था? उसका लहजा फिर कड़वा हुआ। हारून ने बेबसी से उसे देखा। मनाल प्लीज़, मैंने कहा ना अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, अभी ये बात छोड़ो। मनाल ने कंधे उचकाए। कुछ देर के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो हारून की गाड़ी में उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। हारून गंभीरता से गाड़ी चला रहा था। तो मैं तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ दूंगा, इसके लिए परेशान मत होना। खामोशी गाड़ी में हारून की आवाज़ गूंजी। मनाल ने हाँ में सर हिला दिया। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बेहोश हुई थी, वरना तुम्हारी खैर नहीं इंस्पेक्टर हारून। उसके हक जताने वाले अंदाज पर हारून के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान दौड़ गई। अच्छा ठीक है, वैसे तुम कुछ दिनों के लिए वेकेशंस पर क्यों नहीं चली जाती? यहाँ से बाहर निकलो, दुनिया एक्सप्लोर करो, तुम्हारा दिमाग भी फ्रेश होगा और तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। हारून ने उसे सलाह दी। गाड़ी खान हाउस के बाहर रुक चुकी थी। सलाह अच्छी थी, लेकिन ऐसे सुझाव तब दिया करो जब तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारी कोई सलाह मानूंगी या उस पर सोच विचार भी करूंगी। हारून नामे सिर हिलाता रह गया। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता था। उसके गाड़ी से उतरने से पहले हारून ने आंखें बंद की, फिर एक ही सांस में बोल पड़ा। मैंने तुम्हें आज अपने दिल की बात कहने के लिए बुलाया था मनाल। मुझे नहीं पता कब कैसे क्यों मुझे तुमसे प्यार हो गया, मगर ये बहुत शिद्दत से हो चुका है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी बिगड़ती तबीयत देखकर मैं खामोश हो गया था। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, दिल फटने लगता है मेरा। लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में भी नहीं देख सकता। अगर तुम्हारी खुशी किसी और के साथ है तो मुझे मंजूर है, मैं दिल पर पत्थर रख लूँगा। और मनाल फटी फटी निगाहों से उसे देखती रही, जैसे साकित हो गई हो। कितने ही पल बीते, एहसास नहीं हुआ। हारून ने उसे देखा तो वो होश में आई और गाड़ी से उतर गई। फिर खिड़की की ओर झुकी। कल सुबह मुझे मेरी गाड़ी अपने घर में नजर आए, उसने आम से लहजे में कहा। हारून का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। और ऐसी बातें
करनी हो तो आगे से मेरे पापा के पास आकर करना, मुझसे नहीं। इतना कहकर वो रुकी नहीं, अंदर की ओर बढ़ गई। हारून तब तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा जब तक वो अंदर जाकर गायब न हो गई। फिर जैसे उसने उस बात पर यकीन करने की कोशिश की कि उसने हाँ कह दी थी। हारून की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगले ही दिन वो रिश्ता लेकर सिकंदर खान के सामने मौजूद था। उन्हें हारून में कोई बुराई नजर नहीं आई और उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। मनाल ने भी चुपचाप अपने पिता के सामने हाँ कह दी। हारून को तभी मनाल के लिए उसका प्यार समझ में आ गया था। जब वो अस्पताल में बैठा उसके लिए पॉजिटिव हो रहा था, मगर वो मानने से डर रही थी और उसे शायद उसी समय उस व्यक्ति से प्यार हो गया था जब रात की सुनसान पहर में वो उसे बचाने आया था। लेकिन वो प्यार करना नहीं चाहती थी, मगर पिता की सहमति के बाद अब वो शांत हो गई। उसने अपने कहे बेहतर चुने थे, मगर उसका खुदा उसे बेहतरीन से नवाज रहा था। आखिरकार वो दिन भी आया जब वो दुल्हन बनी उसके पहलू में बैठी थी, मगर आज वो शांत थी। हारून ने खुद ही निकाह सादगी से करने को कहा था। मौलवी साहब सामने बैठे थे और तभी सरमद गुस्से में खान हाउस में दाखिल हुआ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती मनाल, मैं तुम्हें इतने सालों से चाहता हूँ और आज तुम किसी और से शादी करके उसकी दुल्हन बनने जा रही हो। मैं ये नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। वो पागलों की तरह चीखा था। हारून के चेहरे पर दबा दबा गुस्सा उभर आया। फरहान और जोया ने भी घबराकर उनकी तरफ देखा। इससे पहले कि हारून खड़ा होकर कुछ कहता, मनाल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया। कदम कदम चलते हुए वो सरमद के सामने आकर रुकी। सरमद बस उसे ही देख रहा था और फिर देखते ही देखते लॉन्ज में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। सबके हाथ अपने मुंह तक पहुंचे। मनाल का हाथ उठा था और सरमद के चेहरे पर थप्पड़ का गहरा निशान छोड़ गया। सरमद फटी फटी निगाहों से मनाल को देख रहा था। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? उसने सदमे से पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मनाल उससे ऐसा करेगी। मनाल की आंखों में आज जैसे चिंगारियां फूटने को थीं। काश मैंने तुम्हें ये थप्पड़ उसी दिन मारा होता जिस दिन तुम भरे मजमे में इसी घर में इसी जगह खड़े होकर मेरे पिता और मुझे बेइज्जत कर रहे थे और क्या कह रहे थे कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ये तुम्हारे दिमाग का वहम है और फितूर है। मैं कभी तुम्हारी थी ही नहीं सरमद। हाँ, तुम्हारे साथ एक वक्ती अट्रैक्शन था, दिल लगी थी, मगर वो मोहब्बत नहीं थी। मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। मोहब्बत तो मुझे शख्स से हुई है। उसने हाथ से हारून की ओर इशारा किया। हारून बेयकीनी से उसे देखता रह गया। उसे मनाल से ऐसे इजहार की उम्मीद नहीं थी। इस शख्स को देखो, जानते हो ये कौन है? ये वही है जो जब जब मैं मुसीबत में थी मुझे आकर बचाता रहा। हर बार इसने मुझे इज्जत दी, हर बार मुझे हिफाजत का एहसास दिलाया। ये जानता है औरत को इज्जत कैसे दी जाती है। ये तुम्हारी तरह भरे मजमे में मुझे बेइज्जत नहीं करता। इससे तो इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मुझे आंख उठाकर देखे। और तुमने इसी जगह यहीं खड़े होकर पूरे परिवार के सामने मेरी तौहीन की थी। फिर किस हैसियत से मुझे रोकने आए हो? मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत हो या न हो, इज्जत ज़रूरी है। ये शख्स मेरी इज्जत करता है और अगर ये कह देता कि ये मुझसे प्यार नहीं करता तब भी मैं इसे खुशी खुशी चुन लेती, क्योंकि मेरे लिए इज्जत सबसे ऊपर है। निकल जाओ मेरे घर से। अगर आज के बाद तुमने मेरी ज़िंदगी में ज़रा सी भी दखल अंदाजी देने की कोशिश की तो खुदा की कसम तुम्हारी जान ले लूँगी। अब तुम इस मनाल खान को जानते नहीं हो। वो सरमद को कुत्तों से भी बदतर कर चुकी थी। फिर वापस पलटी। मौलवी साहब, निकाह शुरू कीजिए, हमारा निकाह अभी होगा। उसने ऐसे अधिकार और आत्मविश्वास से कहा कि हारून ने अपने सीने में उतरता हुआ सुकून महसूस किया। सरमद के देखते ही देखते वो हारून को अपना शौहर कबूल कर चुकी थी और सरमद के चेहरे पर जैसे तेजाब गिर पड़ा। वो अपना टूटा हुआ दिल समेटे लौट गया। बहुत देर हो चुकी थी। अब मनाल उसकी नहीं रही थी। अब उसके काबिल सिर्फ अस्मा थी। दोनों एक जैसे थे। उसका हाथ हारून के मजबूत हाथ में था। आज वो रुखसत होकर अपने पिता के घर से जा रही थी, मगर पूरी इज्जत के साथ। इससे पहले कि रुखसती होती फरहान ने सबको मुखातिब किया। मुझे आप सबसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। सबने हैरानी से फरहान की ओर देखा। मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, उसने इशारा किया। इतने में अहद लॉन्ज में दाखिल हुआ। अहद को देखते ही मरियम के दिल में छनाके से कुट टूटा। ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है फरहान भाई? मरियम ने दबे दबे गुस्से से कहा। फरहान खामोश रहा। अहद ने अपने दोनों हाथ मरियम के सामने जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो मरियम, प्लीज़। अस्मा ने मेरी बहन को किडनैप कर लिया था।
वो सरमद की खालाजाद मेरी बहन की जान लेने पर उतारू थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी भी तरह मनाल आपे की शादी नहीं रुकवाई तो वो मेरी बहन को मार देगी। और इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा मेरा है ही कौन। वो बहुत छोटी है, नासमझ है, दुनिया को नहीं जानती। अपनी बहन की जान बचाने के लिए मैंने झूठ बोला था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। मरियम ने बेबसी से अपने पापा की ओर देखा, जिन्होंने हाँ में सर हिलाया, जैसे कह रहे हों कि अब सब ठीक है तो माफ़ कर दो। मरियम ने भी अपना दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर दिया। हम दोस्त थे अहद, तुम मुझे एक बार बताते तो सही, मैं तुम्हारी परेशानी में तुम्हारी मदद करती, मगर तुमने। अच्छा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैं दोस्त हूँ ना, इसलिए माफ़ कर दिया, मरियम ने आंसू पोंछते हुए कहा। अहद सिकंदर साहब के सामने खड़ा हुआ। अंकल, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से मरियम को बहुत अपमान झेलना पड़ा। मैं मरियम को इज्जत बनाना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। मरियम ने चौकन्नी निगाहों से अहद को देखा। सिकंदर साहब की निगाहें फरहान की ओर उठी, जो मुस्कुराकर हाँ में सर हिला रहा था। सिकंदर साहब ने भी हाँ में सर हिलाकर जैसे हाँ का इशारा कर दिया। ठीक है, पहले तुम कुछ कमाने लायक बनो, अपना भविष्य बनाओ, खुद को सेटल करो, तब तक मरियम की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। अहद मुस्कुराया, फिर उसी मुस्कान के साथ मरियम को देखा, जो चेहरा झुकाए अपनी मुस्कान छुपा रही थी। सच तो ये था कि वो भी अहद को पसंद करती थी, और खुदा भी अपने बंदों को बेहतर से नवाजता है। इसीलिए कहते हैं इज्जत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह दे तो कोई छीन नहीं सकता, और अगर अल्लाह छीनना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। इंसान की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। खुदा हमें केवल बेहतर नहीं बल्कि सबसे बेहतरीन से नवाज देता है। बस हमें हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।